तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मैं एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो गांधी शांति प्रतिष्ठान में चल रही थी, जो इसका ये जो आयोजक है वो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की तरफ से हुआ है। काफी बढ़िया सब्जेक्ट रखा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर काफी गहन से प्रकाश दिया गया और काफी दूर दराज के लोग थे। हालांकि 2-3 स्टेट से भी लोग डेलीगेट आए हुए थे यहाँ पे, और यूपी के ज्यादातर यूपी के लोग थे और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। और उन्होंने अपनी बातें रखी और उपवर्गीय जो बातें जो चल रही थी उस सब्जेक्ट पे क्या क्या उस पर कैलकुलेशन किया गया। हमारे बीच में दारापुरी साहब हैं जो कि उस पर बात करेंगे कि क्या अंत में क्या निर्णय आया। सर देखिए, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है उसके लिए इनका उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, अर्थात इनके अंदर जातिवार जो है आरक्षण को विभाजित कर देना चाहिए। तो ये निर्णय जो है वो इस पर जो है विचार विमर्श के बाद ये एक निष्कर्ष निकलता है कि ये निर्णय दलित वर्ग की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तो दलित वर्ग के अंदर वैसे ही थोड़े बहुत आपस में मतभेद रहते हैं, एक विभाजन रहा है, परंतु इसके आ जाने से इनमें आपस में लड़ाई जो और तेज हो जाएगी और इनकी एकता को खतरा होगा। और जबकि सच्चाई ये है कि जो मंशा कहा जा रहा है कि इससे उन वर्गों को, उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनको नहीं मिल पाया है, ये इसका एक आधार दिया गया है। परंतु दूसरी सच्चाई ये भी है कि जब नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण किसको मिलेगा। ये हम जानते हैं कि ये निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन और जो आउटसोर्सिंग है उसके कारण जो सरकारी नौकरियां थी वो तो खत्म होती जा रही हैं, और जो आरक्षण का लाभ है वो तो केवल सरकारी नौकरियों में मिलता है। जब सरकारी नौकरियां नहीं होंगी तो आप इनका उपवर्गीकरण करके इनको क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने आज दिन भर ये विचार विमर्श किया है कि ये जो उपवर्गीकरण है ये दलितों के लिए, जिनको कहा जा रहा है, उनके लिए कोई बहुत लाभ की बात नहीं है। और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को ये करना चाहिए कि दलित वर्ग अपनी एकता बना के रखे और जो उसके मूल मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उनकी अपनी मांग को तेज करे। और दूसरा, ये जो आरएसएस और भाजपा की हमेशा नीति रही है कि इन वर्गों को विभाजित करके इनका शोषण करो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये उनके लिए और भी मतलब एक औजार मिल गया है। इसके माध्यम से इनका विभाजन होने का बड़ा खतरा है। तो आज यहाँ पर ये प्रस्ताव, क्या लग रहा है कि जो सरकार की जो मंशा है, जिस चीज पे सवाल होना चाहिए, सरकार को जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए, जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उससे बचती ही नजर आ रही है। देखिए, सरकार आरक्षण के नाम पर लोगों को उलझाना चाहती है, जब उन्होंने उलझा दिया है, जबकि मूल मुद्दा है बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आर्थिक सशक्तिकरण है। ये इन वर्गों का बड़ा हिस्सा जो है गरीब है, शिक्षित है, बेरोजगार है। तो इनके असली मुद्दे तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं ये है। तो सरकार और जो आरक्षण है उससे कोई गरीबी दूर नहीं होती है, वो तो केवल सरकारी व्यवस्था में आपको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इसलिए जो सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से इन वर्गों को उलझा के इनके असली मुद्दों से इनका जो है ध्यान बटाना चाहती है। इसलिए अगर एससी और एसटी का जो बजट जो होता है हर साल जो बनता है, अभी 2024 और 25 का मैं बताऊं, लगभग 1,65 करोड़ रुपए हजार। अब ये बताइए कि उसमें मतलब एससी एसटी को ये दिखा दिया जाता है कि आपके लिए सड़कें बनना जी, आपके लिए मतलब कि ये स्कूल है, ये स्वास्थ्य केंद्र है, अब बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वो आंकड़े वो उन्हीं में काउंट होते हैं या वो उससे अलग होते हैं? नहीं, वो केवल धोखा है। जो SC ST सब प्लान बना था उसका मेन ध्येय ये था कि इनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित किया जाएगा, टोटल बजट का हिस्सा आबादी के अनुपात से, और वो जो बजट है वो केवल इनके आर्थिक सशक्तिकरण पे खर्चा होगा, ना कि जो सामान्य चीजें हैं, सड़क बनना है, पुल बनना है, इरिगेशन होना है, दूसरा होना है, ना कि उन
क्योंकि वो तो सबके लिए होगा। तो परंतु सरकार क्या चालाकी करती है, वो आंकड़े इनमें डाल के दिखाती है कि देखिए हमने 1 लाख कितने हजार करोड़ जो है हमने इनके बजट में रख दिया। वो सरासर धोखा है। जो इस साल का बजट है उसका भी विश्लेषण जब किया जाता है तो उसमें क्या हो रहा कि आपका फोर लेन सड़क बनी है या एयरपोर्ट बननी है, यहाँ पर कोई दूसरा ऐसा बना जो कि सबके लिए है, तो इससे दलितों का आर्थिक शक्तिकरण तो होने वाला नहीं। तो ये जो आंकड़ेबाजी है इसको समझने की जरूरत है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि आप हमारी आबादी के अनुपात में बजट का एलोकेशन करो और वो बजट दलितों के आर्थिक शक्तिकरण पे, इनके वेलफेयर के खर्चा होना चाहिए, ना कि सामान्य बजट उसमें दिखा के आप ये सब आंकड़े दिखाएं। अभी सवाल हम चलते हैं डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। सर, आपने अपने वक्तव्य में ही कहा कि मतलब इंजेक्शन लगा करके टेस्ट करना चाहती है सरकार की अभी ये कितना मतलब सक्षम है, मतलब कितना जागरूक है, कितना क्या हो रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब कि क्या वो आगे आगे अगर ऐसे ऐसी चीजें लेकर आती रहेगी तो आरक्षण तो ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। आरक्षण को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसको इनइफेक्टिव तो पहले ही कर दिया गया है। और इस तरह के वर्गीकरण से आपस में एक तो झगड़े बढ़ जाएंगे और दूसरा इस तरह के आरक्षण को इम्प्लीमेंट कैसे करें जब हमारी इतनी सारी जातियां हैं। ये तो जिस तरीके से सरकार में रोस्टर सिस्टम फेल है उसी तरीके से ये हो जाएगा। अभी एक जाति को इस साल दिया, दूसरी जाति को उस साल दिया, तो वो बच्चा तो बेचारा 1 साल और मतलब बढ़ जाएगा। एक जाति का नंबर हो सकता है 5 साल बाद है या 10 साल बाद है। तो ये बहुत ही एक संकट की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कि इतना बड़ा जो वर्गीकरण का आया और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि जो कि एक झटके में जो सरकार कर देती है, चाहे 370 का मुद्दा हो चाहे कोई भी हो, वो एक झटके में कर देती है। न सदन से पूछने की जरूरत है, न पब्लिक से पूछने की जरूरत है, कहीं से भी नहीं। मतलब सरकार इस चीज में, मतलब आप उस सरकार को किस रूप में देखते हैं, तानाशाही के रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं आप? ये जो इस तरीके के निर्णय होते हैं वो अमानवीय आधार से माना जाए इसको, उसको किसी भी रूप में रख सकते हैं। ये जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और देश इससे कमजोर होता है, खंडित होता है, झगड़े बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ती है और आपस में झगड़े, लड़ाई झगड़े और इस तरीके से बढ़ करके देश का जो विकास है वो अवरोधित होता है, कहीं ना कहीं रुकता है। क्या लग रहा है सर कि इस प्रकार के अगर फैसले आते हैं, जैसे वर्गीकरण की बात करें, तो क्या उसके आड़ में सरकार कुछ और भी मतलब प्लान करना चाह रही है? कुछ शब्दों में यही कहा जाए कि 1947 के पहले का भारत लाना चाहते हैं। 1900 पहले का 47 के पहले का भारत का लाने का उद्देश्य है। तो क्या मतलब कि फिर वो तो अंग्रेज तो नहीं रहेंगे, मगर क्या यही राज करेंगे? अपने ही राज्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। चले, फिर क्या कैलकुलेशन क्या होना चाहिए सर? क्या मतलब गरीबों को केवल वोट देने का अधिकार रहेगा, खाने का अधिकार रहेगा, बच्चा पैदा करने का अधिकार रहेगा। कोई उनको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जिस तरीके की जानवरों की स्थिति है वैसे गरीबों की स्थिति रहेगी। चलिए, हम और भी लोगों से हम बात करेंगे इस विषय पे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।